दीदी। नेहा ये मेरी वाइफ है। सुमुख, राधिका। आपके बारे में मैं सुनती रही हूँ, मिली आज ही। सुमुख, राधिका, आयुषी, वेदांत, दीक्षा एंड रक्षित। दीक्षा जो है ये मेरी कॉलेज की जूनियर है। अच्छा। लॉ स्टूडेंट है, ऑब्वियसली कॉलेज जूनियर है तो। और अभी इसका अभी जॉब लगा है, इसका अमरचंद मंगलदास का भी बहुत बड़ी लॉ फर्म जी है ना दिल्ली में। तो उसमें इसका भी दिल्ली में भी बॉम्बे का ऑफिस मिला है इसको। ये रक्षित है, ये एमआईटी से पढ़ा है, हमारे साथ काम करता रहता है और इसका इंडिपेंडेंट ऑफिस भी है अपना। और मैं तो मैम का इंट्रोडक्शन मैं दे चुका हूँ, तो श्रुति से शुरू करते हैं। फिर अपन इस बार हम एक क्वेश्चन पर पर्सन पर रिस्ट्रिक्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन विधान पूछेगा, उसके जिसको पूछना है वो अपना चांस ले ले, अदरवाइज अगर 1 घंटा हो जाएगा तो हम क्लोज कर देंगे, ठीक है? स्ट्रिक्ट टाइमिंग रखेंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग मोस्ट ऑफ फेवरेट सेशन। मैम आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हो लोगों को? हमने तो आपके बारे में थोड़ा बहुत सुन लिया, जान लिया, बट आप अपने आप को कैसे, जब कोई आपसे पूछता है कि सुमन गुर्जर कौन है, तो कौन है सुमन गुर्जर? सुमन गुर्जर एक पुलिस अफसर है, उसके बाद जो कुछ है उसके बाद है। तो मैम आप अपने बारे में और क्या हमको बताना चाहेंगे कि हम आपको और अच्छे से समझ पाए, प्रोफेशनली, पर्सनली, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि वैसे तो हर व्यक्ति के, लेकिन विशेष तौर से महिलाओं के बहुत सारे कर्तव्य हैं और उनके कारण उनके बहुत सारे रूप हैं, अलग अलग जगह अलग अलग। लेकिन मैंने अपने हर कर्तव्य और हर रूप से पहले एक पुलिस अधिकारी को रखा है। तो सबसे पहले मैं महिला होने से भी पहले मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ, यही मेरी पहचान है और इसी रूप में मैंने हमेशा अपने आप को आइडेंटिफाई किया है। और हाँ, थोड़ा सुनने में और ऐसा समझने में मुश्किल लगता है, लेकिन मेरे साथ है। मैम ये जो पुलिस अधिकारी का जो स्वरूप आया, ये जब आपने ज्वाइन किया 25 साल शायद आपको हो गए सर्विस में, जहाँ तक मैं समझता हूँ। उससे पहले सुमन गुर्जर क्या थी और उसके बाद फिर सुमन गुर्जर क्या हुई? हाँ, सुमन गुर्जर ने जब से होश संभाला तो शायद 82 या 83 का समय रहा होगा। एक टीवी पे शाम को गुलदस्ता या कुछ ऐसा करके एक प्रोग्राम आता था जिसमें किसी न किसी विशेष व्यक्ति का इंटरव्यू दिखाते थे। उसमें किरण बेदी का इंटरव्यू देखा था, तो तब से मैंने अपने आप को किरण बेदी के रूप में ही देखा। और स्कूल में भी मुझे याद है, जब बच्चों से पूछते थे कि आप क्या बनना चाहते हो, तो हमारे इंग्लिश टीचर ने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो इंग्लिश में, तो मुझे उसे सही इंग्लिश में बोलना नहीं आया, तो मैंने बोला था आई एम किरण बेदी। तो वो मतलब वो मेरा ड्रीम एक मेरे साथ चला। और मुझे लगता है दुनिया में शायद बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपने मन का काम करने को मिलता है, और ईश्वर की कृपा से मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ। उसके अलावा मैं जब स्कूल में थी तो मुझे पढ़ाई के अलावा जो जितनी भी कैरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, सिवाय खेल कूद के, जैसे डिबेट बोलना, निबंध लिखना, काव्य पाठ करना, और उस समय गीता पाठ भी हुआ करता था स्कूलों में, तो इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में भाग लेना, और विशेष रूप से तात्कालिक भाषण, इस तरह की जो साहित्यिक अभिरुचियाँ थी उनमें मुझे भाग लेने का बहुत शौक था। और मेधावी छात्रा तो भी थी। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज आप हमेशा से आपने एक गोल देखा था कि आपको ये बनना है, ऐसी कौन सी वो एक प्रिंसिपल या एक वैल्यू आपके साथ हमेशा रही जिसने आपको हेल्प किया, यू नो, कि आप एक फोकस्ड रहे हमेशा, आपने कभी भी अपना पाथ इधर उधर नहीं किया? आप स्कूल के जमाने से बता रहे कि आप बहुत ही डिटरमाइंड थे, ऐसा क्या रहा हमेशा जो आपको बहुत ही फोकस्ड रखा, जिससे आपने असेस किया कि वो आपको हमेशा हेल्प करता था आगे मूव फॉरवर्ड करने में? ऐसी वो क्या चीज है? सर्विस के पहले, सर्विस के बाद? मैम फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। सर्विस के पहले जो चीज़ थी, तो मुझे जहाँ भी सोसाइटी में मैं पुलिस को देखती थी तो वो मुझे उनके प्रति एक अलग अट्रैक्शन होता था। हमारे कुछ रिलेटिव्स और हमारे कुछ पापा के कुछ फ्रेंड्स भी, ऐसे लोग भी पुलिस में थे, तो जब हम उनके घरों में जाया करते थे तो एक अलग माहौल देखते थे, दरवाजे पे संतरी, सरकारी गाड़ी, ड्राइवर, तो मुझे शुरुआत में जो एक चार्म होता है वो था। फिर जो हमारे रिलेटिव्स थे, तो उन दिनों चंबल ग्वालियर में डकैती प्रॉब्लम बहुत थी, तो वो अपने अपने किस्से सुनाया करते थे, ऐसे गैंग से मुठभेड़ हुई, ऐसे ये हुआ, ऐसे ये हुआ, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी वो चीज़। और मेरी फैमिली में मेरे पापा 6 भाई हैं, तो और मैं उनके बीच में एक लड़की, तो मुझे उस तरह की चीज़ें बहुत बचपन से अट्रैक्ट करती थी। उसी माहौल में एक तरह से कहें मेरी परवरिश, गाँव भी हमारा रहना में है, तो वो तो जॉब में आने की, जब मेरा पीएससी में सिलेक्शन हुआ तो मेरा डिप्टी कलेक्टर
वेटिंग में फर्स्ट था और बहुत संभावना थी इस बात की कि वो फर्स्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। एक जो डिप्टी कलेक्टर थे उनका IRS में हो चुका था, तो लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि मुझे यूनिफॉर्म ही पहननी है। और मेरे पापा जब तक भोपाल ये मालूम करने के लिए गए थे कि वो पद कब तक क्लियर होगा, तो मैंने यहाँ अपनी यूनिफॉर्म सिलने डाल दी मम्मी से पैसे लेके ये तो सर्विस के पहले का था। और सर्विस के बाद में जिसने मुझे इतना फोकस रखा कि मैं एक माँ, एक पत्नी, इसके पहले अपनी पहचान एक पुलिस अफसर रखती हूँ, उसका मुख्य कारण था कि मुझे सर्विस में आने के बाद ये महसूस हुआ कि सब ओर से हताश व्यक्ति जिसके पास जाता है वो है पुलिस। जब परिवार से, समाज से, हर चीज से जब वो निराश हो जाता है, उसके पास आशा की कोई किरण नहीं बचती। जब तक भी उसके पास कहीं कोई संभावना होती है वो थाने नहीं जाना चाहता, वो आखिर में सबसे हताश होने के बाद पुलिस के पास जाता है। तो पुलिस के पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, सामाजिक भी और कानूनी भी, कि उसके आड़े कोई और चीज आ नहीं सकती। मैम बट कभी कभी आपको सिस्टम में रह के ये नहीं लगता कि आप अकेले कितना ही कुछ कर लेंगे? मैं अकेले क्यों, सभी लोग कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बिलीव करते हो? क्यों नहीं कर रहे? तभी तो कोई भी व्यवस्था तभी तक तो चल रही है। सही बात। हर व्यवस्था में ऊपर नीचे होता है, लेकिन सभी लोग कर रहे हैं जो जहाँ है, जिससे जितना संभव है। ठीक है मैम, ऐसा कोई आप एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करोगे, स्पेशली आपकी सर्विस के टाइम, जिसने आपको पर्सनली बहुत ही ज्यादा ग्रो किया है, आपको डेवलप करा, और आपकी खुद पर्सनली बहुत लर्निंग्स रही होंगी जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग भी रहा होगा, मोर और लेस, ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो? आप लोग चूंकि लॉयर्स हैं तो इसलिए उस एंगल से भी मुझे ये केस बताना जरूरी लगता है। ये 2009 की बात है, मैं CSP मुरार के पद पर पदस्थ थी। एक घटना हुई, एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेके अपने एक ऐसे परिचित के यहाँ गया जिससे उसे कुछ पैसा वापस, अपना उधारी का वापस लेना था, बिजनेस में कुछ उनका लेन देन आपस का होता था। उनके यहाँ जाके और थोड़ी देर बाद उसने अपना पैसा वैसा मांगा। उसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी कि जिसके यहाँ वो पैसा लेने गया था उस व्यक्ति ने उसकी पत्नी का मर्डर कर दिया है। हम लोग मौके पर पहुंचे तो जिसके ऊपर वो आरोप लगा रहा था वो अपने घर में था। कोई उसका ऐसा बिहेवियर या कपड़ों पे कुछ ऐसी चीजें, कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे हमें लगे कि इसने मर्डर किया। पूरे घर की तलाशी ले ली गई, कोई वेपन नहीं था, किसी बाहरी व्यक्ति के आवागमन का वहाँ कोई चिन्ह नहीं था, और उसकी गाड़ी में उसकी पत्नी पड़ी हुई थी और दीवार पे भी ऐसा खून का निशान था। वो बता रहा था कि मेरी पत्नी खड़ी हुई थी और इसने पैसे मांगने में जो विवाद हुआ उसके बाद मेरी पत्नी को काट दिया, बके से उसका गला काटा गया। तो जिस तरीके से वो अपनी घटना बयान कर रहा था और उसका जो शरीर पे कोई स्ट्रगल के चिन्ह नहीं थे, तो मुझे डाउट हुआ पहली बात में कि ये कुछ गड़बड़ है बात। मैंने अपने अधिकारियों को बताया तो हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी जो CBI से आए थे उन दिनों, वो भी मेरी बात से सहमत थे कि जो घटना स्थल कुछ और, जिस एंगल से ये घटना होना बता रहा है उस एंगल से यदि मारा जाएगा तो दीवार पे इस तरह की खून के धब्बे नहीं आएंगे। लेकिन आरोपी चूंकि घर में मिल गया था जिस पे वो आरोप लगा रहा था और उसको उस समय छोड़ना संभव नहीं था, उसको हम थाने लेके आए। और अभी तक मुझे ऐसा लगता था कि पुलिस की पूछताछ में थोड़ी बहुत सख्ती की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि तुम्हें अगर उससे पूछताछ करनी है तो पूरा क्वेश्चनर तैयार करो और पूरा वो दिखाओ, हमसे अप्रूव कराओ कि तुम्हें उससे पूछना क्या है। तो मैं चूंकि बहुत, मुझे बिल्कुल अंदर से लग रहा था कि ये जैसा बता रहा है वैसी घटना है नहीं है, तो मैंने वहाँ भी और इन्फॉर्मेशन अपनी कलेक्ट की। कुछ एक इन्फॉर्मेशन मुझे ऐसी मिली जो मुझे मेरी बात को समर्थन करती थी। फिर मैंने और मेरे TI ने और मेरे एक साथी अधिकारी जो उस समय DSP क्राइम थे, हम लोगों ने लगभग 120 क्वेश्चंस का क्वेश्चनर, उसकी कॉल डिटेल, उसकी पर्सनल डिटेल्स, उस दिन का उसका मूवमेंट, उसके फ्रेंड्स, उस सब का अध्ययन करके और हमने तैयार किया और अपने अधिकारियों से उसको अप्रूव कराया। और हमने शाम को 7 बजे से ऐसे वीडियोग्राफी कैमरा लगा के और उसके परिवारजनों की उपस्थिति में उससे पूछताछ करनी शुरू की। और उसको हमने बिल्कुल मतलब आराम से ऐसे ही बैठ के पूछताछ करते हुए 6:30 बजे सुबह उसने कबूल कर लिया कि उसने खुद अपनी पत्नी को मारा था। बिल्कुल बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं कि जो पुलिस का जो भी थोड़ा बहुत तरीका है वो सब कुछ भी नहीं था। वीडियोग्राफी में उसके परिवार के सामने पूछताछ हो रही, लेकिन इतने साइंटिफिक तरीके से पूछताछ हुई थी, आखिर में उसने कबूल कर लिया।
अब उसने कबूल कर लिया तो जो उस घटना का फरियादी था उसी को हम आरोपी बना रहे थे जिसने एफआईआर की थी। तो हम लोगों को कई बार लग रहा था कि कोर्ट इसको पता नहीं किस रूप में लेगा, कहीं हमारे विवेचक के खिलाफ कोई स्ट्रक्चर पास नहीं हो जाए। कोई ऐसा एविडेंस हमारे पास नहीं था सिवाय उसके अपने कथन के और उसके लोकेशन के, और जो हमने आला जरब उसके बताए अनुसार जो बरामद किया था उसके अनुसार। और उसकी गाड़ी में कुछ ब्लड वगैरह के वो मिले थे मार्क्स, और कुछ जो कपड़ा जिससे उसने अपना वेपन साफ किया था वो, और जिस कारण से उसने मर्डर किया था उसका जो कारण था उसके संबंध में उसका बना हुआ एक एफिडेविट उसके घर से उसकी बच्ची ने बरामद कराया था। तो अब वो बच्ची भी कोर्ट में कितना बोलेगी उसकी, बाकी कोई गवाह नहीं था, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत करके उस केस को बिल्कुल उसकी चेन जोड़ते हुए, पूरी एविडेंस की चेन जोड़ते हुए उस केस को विवेचना की। और मेरे पीआई थे सुरेंद्र परमार, उन्होंने बहुत ही बढ़िया विवेचना की। और उस केस में जैसे ही आईओ का बयान हुआ वैसे ही जो मजिस्ट्रेट साहब की जो भावभंगिमा थी उसको हमको आभास हो गया था कि हम इस केस को जीत चुके हैं। केवल जो सबूत था, जो एविडेंस थे, जो उसके ब्लड स्टेन, उसकी अपनी कॉल, उसका वो, और वो बच्ची तो कोर्ट में बोलने वाली नहीं थी, माँ खत्म हो गई तो पिता के खिलाफ वो क्या बोलती। तो उसकी जो चेन ऑफ लिंक बनी उसके आधार पे उस केस में कन्विक्शन हुआ, उस आरोपी को आजीवन कारावास हुआ। तो मेरा आपसे बस यही कहना है, क्योंकि हम लोग भी एज ए पुलिस ऑफिसर चूंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं एक साथ जो निभानी होती हैं, उसी समय वीआईपी मूवमेंट होता है, उसी समय शहर में चेकिंग लगी होती है, उसी समय हम विवेचना कर रहे होते हैं, उस समय हमारी फैमिली में भी हो सकता है कुछ चल रहा हो, तो कोई टेक्निकल मिस्टेक इस तरह की कभी कभी विवेचना के दौरान हो जाती है। लेकिन जब आप डायरी को पढ़ें, फाइल को पढ़ें और केस के तथ्यों पे जाएं, तो जो आपका दिल कहे, दिल से जो आवाज आए, उसके आधार पे उस केस की पैरवी करनी चाहिए, न कि कुछ तकनीकी कमियां या तकनीकी चीजें कुछ छूट गई उसके आधार पे किसी गलत व्यक्ति को सजा मिल जाए और कोई ऐसा व्यक्ति छूट जाए जिसने वाकई में गलती की। तो हमेशा मौके पे आपको क्या फील हो रहा है, इसके ये एक मतलब अपना दिल खुद बताता है कि ये व्यक्ति अपराधी है या ये व्यक्ति इनोसेंट है। और ऐसे ही मेरा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपना जो कानूनी ज्ञान है या आपकी जो उसमें प्रोफेशनलिज्म है वो लगाएं, लेकिन उसके नीचे सच्चाई क्या कह रही है, उसके अंदर बात क्या है, उसको जरूर समझने की कोशिश करें। मैम आप इतने सारे रोल्स कैसे, मतलब आप मैनेज कैसे करते हो? आपका सीक्रेट क्या है टू डू एवरीथिंग विद इक्वल ऑनेस्टी एंड इक्वल डिटर्मिनेशन, मल्टीपल रोल्स, पर्सनली प्रोफेशनली, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड? क्या मल्टीपल रोल? मैम आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, आप जब एक ऑफिस में रहते हैं, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, आप एक सीनियर्स भी हैं अपने जूनियर्स के लिए, आप उनको ट्रेन करते हो, आप उनके लिए एक मेंटोर, उनके लिए टीचर हो, तो ये सारे रोल्स इकट्ठे, एंड फिर आप जब इन्वेस्टिगेशन करते हो तो यू हैव दैट डिटेक्टिव माइंड ऑन पूरे टाइम कि क्या कुछ छूट तो नहीं जाए। इतने सारे रोल्स एक ही बार में साइमल्टेनियसली कैसे? जब आप अपने काम को एंजॉय करते हो और जब आपको अपने काम में मजा आता है तब आपके लिए कोई तकलीफ होती नहीं है ना। ऐसे कुछ बच्चे, मेरे छोटे भाई वगैरह कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उन्हें अगर संडे के दिन क्रिकेट खेलने मिल जाए तो वो शाम तक भूखे प्यासे क्रिकेट खेलते रहेंगे, है ना। तो जिसका जो पैशन होता है वो अगर आप उसमें डूबे हो और उसको आप उस खुशी के साथ कर रहे हो और वो आपको एक खुशी देता है अंदर से, उस केस में हम लोग शायद 3-4 रात तक नहीं सोए थे जो मैं आपको केस बता रही हूँ, है ना। क्योंकि दिन भर तो जो रूटीन ड्यूटी है वो चलती है। अब हमें मान लो क्वालिटेटिव की एनालिसिस करनी है या किसी बयान को बार बार पढ़ के उसमें से कोई ऐसी चीज निकालनी है जो हमारे काम की है, या उनके घर में हमें जो भी दस्तावेज मिले हैं उसके आधार पर हमें कुछ निकालना है, तो हमें शांति से बैठ के उसकी स्टडी करनी होगी, तो वो रात के टाइम ही संभव है। तो लेकिन आपको नींद आएगी, आपको परेशानी होगी, भूख भी लगेगी, लेकिन जब आपको मुजरिम का या किसी इनोसेंट व्यक्ति का चेहरा दिखेगा तो फिर आप सब भूल जाएंगे। आप लोग भी करते हो, लॉयर्स का भी तो काम कितना करते हैं। मैम आप अपना इमोशनल साइड और प्रैक्टिकल साइड में कैसे बैलेंस क्रिएट करते हो? बिकॉज आप भी बोले कि कभी आपको अपने इंस्टिंक्ट्स पर रहना है, बट एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी क्योंकि आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, आप बैलेंस कैसे क्रिएट करते हो? है ना, मेरे को मेरे एक सीनियर ने सिखाया था ये। पहले तो मैं काफी इमोशनल साइड में चली जाती थी, उसके कारण से मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई शुरू में। तो मेरे एक सीनियर ने मुझे सिखाया कि जो आपका दिल जो कह रहा है ना, जो आपका इमोशनल साइड है, उसको कानूनी फ्रेम में ले आओ, तो उसको कानूनी जामा पहना दो, उसको देखो कि अब आप इसको कैसे फिट करोगे, क्या कौन सा कानून है जो आपको इसमें ऐसा करने में मदद करेगा, उसका क्या प्रोसीजर है,
तो उसमें उसके अंदर उसको ले आओ और फिर करते करते आप सीख जाते हो। लेकिन अगर आपके अंदर इमोशंस नहीं है और आप अपनी इंस्टिंक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं तो फिर वो जो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग होने का जो उसमें टच है आपके काम में वो तो छूट जाएगा हमेशा के लिए। हाँ, व्हाट इज योर डेली रूटीन लाइक? हाँ, मैं देखो एक तो ना लेट राइजर हूँ, मैं कभी जल्दी नहीं जग पाई हमेशा सोचती हूँ कि मैं जल्दी उठूंगी। तो क्योंकि पहले जब पढ़ते थे तो लेट सोने की आदत थी, फिर पुलिस में आ गए तो जब तक सीएसपी और एडिशनल एसपी सिटी में रहे तब तक रात को 1-1:30-2 बजे के पहले कभी सो नहीं पाए गश्त रवाना करने के पहले। तो चूंकि अब नींद भी लेट ही आती है, कोशिश भी कर रहे सोने की तो नहीं सो पाते। तो मैं नॉर्मली 7:30-8 बजे तक उठती हूँ। फिर मैं हमेशा मैं सुबह का जो चाय का टाइम है वो फैमिली के साथ, तो वो मेरी मम्मी और मेरा जो बच्चा स्कूल नहीं गया हो वो या और जो फैमिली में लोग हों तो उनके साथ बैठ के मैं चाय वाय पीती हूँ, थोड़ी गप्पे मारती हूँ आधे पौने घंटे। तब तक मैं कोशिश करती हूँ बहुत ऑफिशियल फोन वोन भी मैं ना अटेंड करूँ सुबह के आधे पौने घंटे। और जैसे हमारा एक सुबह का रिपोर्टिंग का जो होता है तो वो मैं फिर चाय के पहले निपटा लेती हूँ 8 बजे के पहले। तो वही एक आधे पौने घंटे का हम लोगों के पास टाइम होता है जो हम फैमिली के साथ बैठते हैं। उसके बाद फिर बस अपना तैयार होना, थोड़ा सा मैं मेडिटेशन करती हूँ डेली। तो वो कभी जल्दी उठ गई तो सुबह जल्दी कर लेती हूँ, नहीं जल्दी उठी तो फिर मैं नहाने वाने के बाद आधा घंटे कर लेती हूँ। और उसके बाद ब्रेकफास्ट करके ऑफिस। और पढ़ने का मुझे शौक है तो उसके लिए मैं समय निकालती रहती हूँ गाड़ी में, या कभी कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी ड्यूटी में हो, वेट कर रहे हो और आपके पास ऐसा कोई एक्टिव काम नहीं है करने के लिए उस वक्त, या जैसे जो ऑफिस टाइमिंग है उसमें कभी आपके पास बीच में टाइम मिल गया, या कभी आप टूर में गए तो मेरे साथ में हमेशा एक आध किताब हमेशा रहती है, तो वो मैं अपना पढ़ती रहती हूँ बीच बीच में। और शाम को अगर ऑफिस से आने के बाद समय मुझे मिला तो मैं थोड़ा वॉक ऑफ पे जाती हूँ या घर में कुछ कर लेती हूँ, ट्रेडमिल वगैरह बस टीवी में देखती नहीं हूँ, वो मेरा बहुत बड़ा टाइम बचता है। पहले मैं सोशल मीडिया पे भी नहीं थी, आजकल थोड़ी सी हो गई हूँ, रील देखने लगी हूँ बच्चे देखते हैं तो उनके साथ ऐसे झाँक झाँक के, तो वो थोड़ा सा मेरा टाइम लेने लग गया, उसको मुझे कंट्रोल करना है। आजकल पेंटिंग सीख रही हूँ मैं। अच्छा, एक जो स्ट्रेस मैनेज करने का मेरा जो अपना तरीका है वो ये है कि मैं हर वक्त कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखती रहती हूँ। खासकर जब मैं बहुत स्ट्रेस के दिनों में होती हूँ, कुछ ऐसा मेरी कोई केस चल रहा हो, कोई पोस्टिंग ऐसी हो या कोई इंसिडेंट लाइफ में ऐसा चल रहा है, उस समय मैं कुछ भी नया सीखने के लिए तैयार रहती हूँ, है ना। तो मैं कोई जरूरी नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ सीखूँ, कुछ हो सकता है कुछ तरह की रेसिपी सीखूँ ऐसे यूट्यूब में देख के, कुछ कढ़ाई वढ़ाई सीखूँ, निटिंग कर लूँ, तो कुछ मैं ऐसी नई चीज़ सीखने में ना अपने आप को एंगेज रखती हूँ। तो वो जब आप 1-2 घंटे, 1-8 घंटे या 15 मिनट आप नया कोई काम करते हैं तो आपके ब्रेन की पूरी ताकत लगती है उसमें। और अगर जब सीखा हुआ काम करते हैं तो फिर थोड़ा सा दिमाग कहीं चल रहा है तो फिर उससे आप फोकस करना सीखते हैं, स्ट्रेस मूव होता है आपका। वो मैं करती रहती हूँ, मेरे को शौक है ऐसी नई चीज़ें सीखते रहने का। मैम, आपने बताया था कि आप लिखते हैं, हाँ, आपको वो कहाँ से, मतलब वो इंटरेस्ट? अभी क्या हुआ कि मैंने एक ना फेसबुक पे एक पोस्ट डाली, तो किसी राइटर ने उसमें लिखा कि आपके अंदर भावी कवि की अंकुर फूट रहे हैं। मैंने कहा ये भूतकालीन कवि के अंकुर थे भावी कवि की भूतकालीन कवि थी। तो क्या मेरे को लिखने पढ़ने का शौक बचपन से था, है ना। मेरे फादर भी अच्छा लिखते थे। फिर मैं जब मेरे स्कूल में एडमिशन हुआ तो श्री जगदीश तोमर जी जो प्रेमचंद ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे, वो हमारे प्रिंसिपल थे। तो उन्होंने मुझे मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा की आजीवन सदस्य, मैं जब 11वीं में पढ़ती थी तब हो गई थी। और मुझे कविताएं लिखना और पढ़ना ये मुझे मेरे अंदर बचपन से रहा। और यहाँ कादम्बिनी एक बहुत बड़ी पत्रिका थी, तो वो कादम्बिनी कहानी लेखन प्रतियोगिता, कविता लेखन प्रतियोगिता ऐसे बच्चों की कराती थी। तो मैं उनके पुरस्कार कहानी लेखन का भी प्रदेश में प्रथम जीती और कविता लेखन का भी प्रदेश में प्रथम जीती। तो वो मेरे अंदर था शुरू से कि मैं लिखती रहती थी। फिर कुछ समय तक जब मैं पुलिस में आ गई, ट्रेनिंग का समय चला और जो शुरुआती जो टाइम अपने एस्टेब्लिश होने का जो चलता है, जब तक सीएसपी डीएसपी रहे, तो उस समय वो चीज़ें थोड़ी कम हुई लिखने की, खासतौर से पढ़ने की तो चलती रही। अब फिर जैसे बीच बीच में समय मिलता है फिर उसको कर लेते हैं। तो अभी मैं आपके आने के पहले इसको चाहो तो आप कर देना। बाद में घर में ये पूछी थी, सब जगह लोग मेरे से पूछते हैं कि आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं, है ना। मैंने कहा वहाँ भी वही पूछेंगे।
हमें समझ नहीं आया वर्क क्या अलग है और लाइफ क्या अलग है। जनरली वो लोग जो जिंदगी को बहुत अलग तरह से नहीं देखते, बहुत सिंपल तरीके से हाँ। कि मैं जो जीना चाहता हूँ मैं जी रहा कर हूँ, रहे हैं बस। तो उसमें वर्क और उसमें लाइफ कुछ का कोई है डिफरेंस नहीं, नहीं कोई होता। difference है बिल्कुल क्या? सही। इससे अच्छा कोई तरीका कोई नहीं और होता तरीका जिंदगी नहीं है जीने ना, उसको कैसे आप अलग अलग करोगे? बिल्कुल ठीक है। है ना? हाँ। Sir, I think we should start with the questions and then. मैम फॉर्मेट ये है कि हम पहले कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि सब लोगों को एक जनरल आइडिया हो जाए। ये क्या था? ये जनरल क्वेश्चन आई था। अब सबको एक ऑप्शन मतलब मौका मिलता है कि वो अपने अपने डाउट पूछे। वेदांत से शुरू करते हैं। हाँ वेदांत। Ma'am, we want to know that what is the most favorite and the least favorite part of being a police officer, and additional to that, can you just you tell all of us that what was the hardest decision in your life as being a police officer which you made? कई बार होता है ऐसा, कुछ चीजें तो ऐसी हैं इंटरनल पॉलिसी मैटर्स जो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे हम किसी अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं। अब हमने पूरी प्लानिंग कर ली कि यदि वो भागने की कोशिश करेगा, यदि वो हम पे अटैक करेगा, यदि वो हम ऐसा करेगा तो हमको उसके साथ ऐसा करना है, ठीक है। तो मैं उस समय पूरा मतलब ना ऐसे, कई बार मुझे इसके लिए अड़ना पड़ा है लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं उसमें पक्का रहती हूँ कि मतलब भाग जाएगा तो पकड़ लेंगे, दोबारा आ जाएगा, लेकिन उसके साथ अगर हम कुछ जरूरत से ज्यादा कुछ ऐसा कर देंगे तो एक परिवार को उसका बेटा या मतलब एक व्यक्ति की पूर्ति कभी नहीं हो पाएगी ना। मुझे ये डर कभी नहीं रहता कि कोई भाग जाएगा तो मुझे कोई लिमिट उसकी क्रॉस कर देनी है या उस लिमिट तक जाना है, मुझे इसकी चिंता कभी नहीं रहती। भाग जाएगा फिर पकड़ लेंगे, क्या है इसमें, कहाँ जाएगा, सही बात। उसका मुझे कभी डर नहीं रहता और मैं उस पर अडिग रहती हूँ हमेशा। मतलब बल प्रयोग के मामले में मेरा मानना है कि वो बहुत जरूरी हो तो भी बहुत कम करना चाहिए। ऐसे लॉ एंड ऑर्डर में भी मेरा यही मानना रहता है। आप जहाँ साल 1.5 साल 2 साल आप पदस्थ रहे, 6 महीने भी आप पदस्थ रहे, वहाँ लोग आपकी बात क्यों नहीं मानेंगे? क्यों आपको लाठी चलानी पड़ेगी? इसका मतलब आपकी कार्यप्रणाली में कुछ गड़बड़ है, क्यों नहीं मान रहे? आप खड़े हो गए एक जगह, वहाँ आपके लोग बात क्यों नहीं मान रहे? क्यों आपको उसमें वो करना पड़ रहा है? तो आपको लगता है कि ये जो संवाद है हाँ, जनरल पब्लिक हाँ, में और अधिकारी में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये यूनिफॉर्म है ना, ये हमारे संवाद में हम इसको एक वो मान लेते हैं अपनी पावर का या अपने डेकोरेम का, उसका प्रतीक, और पब्लिक के साथ एक दूरी महसूस करने लगते हैं। वैसा ये है ही नहीं, मैं हमेशा बोलती हूँ। ये तो हमें और घुलने मिलने का मौका देती है। ये तो हम इसके कारण तो लोग हमारा और विश्वास करते हैं। इसके कारण हमें कोई गैप नहीं बनाना चाहिए। भाई हम खाकी कपड़ा पहनते हैं, कोई डॉक्टर सफेद कपड़ा पहनता है, आप काला कपड़ा पहनते हैं, उसमें ये कहाँ से आ गया कि हम बड़ा ऐसे अलूफ होके रहेंगे और ऐसे रहेंगे, हमारे कमरे में आने के पहले कोई पर्ची भेजेगा, हम सड़क पे खड़े हैं तो किसी से बात नहीं करेंगे, हंसेंगे नहीं, जनरल बातें नहीं करेंगे, ये सब कहाँ से आ गया? तो कम्युनिकेशन अच्छा रखना और दूसरे सामने वाले व्यक्ति के जो राइट्स हैं, उसकी जो गरिमा है, उसकी जो डिग्निटी है, उसको मेंटेन रखना, उसके लिए हमें जाना चाहिए और अड़ना चाहिए। अभी बीच में जब किसान आंदोलन चल रहा था और उसके धरना प्रदर्शन सब जगह हो रहे थे, तो मैं हमारे फोर्स में भी सबसे यही कहती थी, कौन है जो किसान नहीं है? किसी न किसी के परिवार में तो बाप दादे कोई ना कोई तो किसान रहे होंगे। बेसिकली सब किसान फैमिली से ही आए हैं, नहीं आए हैं तो सब किसानों की वजह से ही जिंदा है। तो वो अपनी बात कह रहे हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से कह रहे हैं वो अपनी बात, कोई कानून उसके पीछे नहीं तोड़ रहे हैं, तो हमें क्यों उनके प्रति हाश होना चाहिए? क्यों उनके साथ वो करना चाहिए? उनका अधिकार है डेमोक्रेसी में वो करना। अगर वो कम पढ़े लिखे हैं, नहीं जानते उस बात को कैसे कहना है, तो हमें उन्हें बता देना चाहिए कि भाई देखो डेमोक्रेटिक तरीका ये है इसका, इसको ऐसा करना है। नेक्स्ट एनीवन तो अभी करते हैं। हाँ सुनो। मैम जब जैसे पुलिस डिपार्टमेंट की बात होती है या फिर आर्मी की बात होती है तो बहुत ज्यादा कहा जाता है कि एक स्टीरियोटाइप इमेज बनी हुई है कि बहुत ही ज्यादा मेल डोमिनेटेड डिपार्टमेंट, पुरुष प्रधान डिपार्टमेंट है। तो जैसे आप डकॉइटी इरेडिकेशन मिशन में आप इकलौती महिला अफसर थे, तो आपने कैसे उस चीज को फेस किया? कैसे आप मतलब अपनी आवाज को एक पूरी ऑल मेल टीम में, स्पेशली जब इतना बड़ा मॉन्यूमेंटल टास्क है आपके पास,
कि आपको डकैतों को खत्म, मतलब डकैतों को से निपटना है या खत्म करना है, तो उस भीड़ में, मर्दों की भीड़ में एक औरत की आवाज को आपने वो कैसे? न केवल डकैतों को खत्म करने के लिए बल्कि वो रोजमर्रा में भी होते ही है ना। मेल डोमिनेटिंग, हाईली मेल डोमिनेटिंग डिपार्टमेंट है, इसमें तो कोई शक है नहीं। और जो हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम है, यहाँ महिला का सम्मान तभी है जब वो पुरुषों के क्षेत्र में जाके और अपना वर्चस्व साबित कर दे, है ना। एक पुलिस ऑफिसर के रूप में किसी लेडी को जो पॉपुलैरिटी मिलती है उतनी उस मेल ऑफिसर को नहीं मिलती, भले वो उतना अच्छा, उससे भी अच्छा काम करे। क्यों? क्योंकि लोग ये देखते हैं कि एक लेडी ने पुरुषों के फील्ड में जाके अपने आप को साबित किया है, अपने फील्ड में किया है तो कोई नहीं पूछने वाला, उस फील्ड में जाके किया है। तो ये हाईली मेल डोमिनेटिंग डिपार्टमेंट में, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। और हर पोस्टिंग में, इवन 25 साल की नौकरी के बाद भी हर पोस्टिंग में अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि हम महिला अधिकारी नहीं है, हम सक्षम अधिकारी हैं। हर चार्ज में जहाँ भी ले जगह पोस्टिंग होगी, एक मैडम आई है, एक मैडम आई है, इस तरह का माहौल बनता है। और उसको फिर वहाँ आपको अपनी काबिलियत से सिद्ध करना पड़ता है कि मैडम तो आई हैं लेकिन एसपी या एडिशनल एसपी ये आई हैं, तो वो प्रूफ तो करना ही पड़ता है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने कैसे किया? मैंने ऐसे किया कि मैंने उसको लेके कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। मैंने खुद को, मैंने आपसे कहा महिला के पहले मैं अपने आप को एक पुलिस अफसर मानती हूँ, तो मैंने अपने आप को एक पुलिस अफसर माना। अब चूंकि मैंने ही कोई उसके लिए कोई छूट या उसके लिए कोई कंप्रोमाइज अपने लेवल पे मैंने कभी नहीं लेना चाहा। जैसे मैं ट्रेनिंग में भी थी तो हम लोग एक SLR या LMG लेके 20-25 किलोमीटर पैदल चलते हैं, वो हमारी ट्रेनिंग का एक पार्ट है जंगल कैंप का। तो उस समय हमारे साथी अधिकारी वो तो बेचारे सद्भावनापूर्वक कहते थे कि 30-35 किलो की ये बंदूक है या LMG है, इसको हमें दे दो, तुम थक गई होगी। तो हम कहते थे तुम कौन से मतलब लोहे के बने, तुम भी थक गए होगे, हमें दे दो तुम, है ना। तुम भी भाई तुम ऐसा कौन सा यार रोबोट हो, तुम भी थक गए होगे, हमको दे दो, जैसे तुम्हारी ट्रेनिंग है वैसी हमारी ट्रेनिंग है। तो जो चूंकि मैंने बचपन से ऐसी, मुझे नहीं सीखा मैंने, और न मैंने ऐसी कोई छूट लेने की कोशिश की। कभी कभी मेरे मन में आया भी, तो मेरी फैमिली ने, मेरे फादर ने एक बार मेरे से कहा कि तुमसे नहीं बन रहा है तो आ जाओ घर, हम तुम्हें और पढ़ा देंगे, लेकिन और किसी नौकरी को कर लेना। लेकिन अगर पुलिस में गई हो तो हर काम करने के लिए और हर ड्यूटी करने के लिए रहो। कोई तुमसे अपने घर में खाना नहीं बनवा रहा, कोई तुमसे अपने खेत में हल्दी जलवा रहा, सरकारी काम करा रहे हैं सब तुमसे, तो उसको करने की हिम्मत रखो जब उसी के लिए निकली हुई हो। नहीं है तो वापस आ जाओ, लेकिन रिक्वेस्टिंग वे में किसी के पास मत जाओ और किसी से कोई छूट की अपेक्षा मत करो। जब हमने वो किया नहीं, दूसरा हमारे साथ क्यों करेगा? हम अपने से करेंगे। आप जैसे आप सब से आपके साथी अगर रात को 11 बजे तक बैठे, आप 11 बजे तक बैठेंगी, तो ये आपके साथ क्यों भेदभाव करेंगे आपके बॉस? आप 8 बजे कहेंगे सर मुझे जाना है, मेरी मेड आने वाली है, मेरा बच्चा रो रहा है, मेरे फादर अलाउ नहीं करते रात को देर तक रहना, तो फिर वो आपको सिखाने में कमी बढ़तेगी, कहेंगे तो चली जाती है 8 बजे, ठीक है इसको उतना ही काम दो तो जितना ही 8 बजे तक कर ले। और अगर आप बराबरी से करते हैं 11 बजे तक 12 बजे तक, तो आपको बराबरी से काम देंगे। तो थोड़ा तो प्रूव करना पड़ता है अपने आप को। लेकिन एक बार जब चीजें एस्टेब्लिश हो जाती हैं, फिर आपको उस तरीके से कोई नहीं देखता। बल्कि मुझे तो लगता है कि मुझे तो इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी के और इतने महत्वपूर्ण, कल भी जो प्रेसिडेंट आई थी तो मेरी उनके ग्रीन रूम में ड्यूटी थी, बिल्कुल उनके पर्सनल उसमें, तो मुझे तो लगता है मेरे को तो हमेशा बहुत जिम्मेदारी के ही काम दिए गए हैं, जो कई बार बहुत से पुरुष अधिकारियों को नहीं दिए गए। आप अपनी पर्सनालिटी में अपने परिवार के किस व्यक्ति का सबसे ज्यादा योगदान मानते हैं? मदद। उनके बारे में बताइए हाँ। थोड़ा। तो जब हमने जब ये सोचा कि हमको पुलिस में जाना है, तो हमारे जिस निर्णय से एक प्रश्न जोड़ रहा हूँ उसके साथ मदर के बारे में, और उनका समय कैसा था और उन्होंने क्या ऐसा आपको दिया अपने समय के अनुसार, क्योंकि वो तो काफी समय पहले ही उन्होंने देखा होगी दुनिया को, जिसने आपको बहुत अट्रैक्ट किया कि मेरी मदर ने मेरे लिए किया, बहुत बड़ी बात है। मेरी मम्मी में क्या है कि वो भी अपने जमींदार परिवार की लड़की थी अकेली, और मेरे पास नाना बहुत समय तक, उस समय जो आपको अगर याद हो तो आज़ाद हिंदुस्तान के शुरुआती समय में कुछ चुने हुए लोगों को वोट डालने का अधिकार होता था। हाँ हाँ। जिनके पास कुछ प्रॉपर्टीज है या कुछ है, तो चूंकि उनको वोट डालने का अधिकार था उस समय, तो उनको मेंबर कहा करते थे, सदस्य थे, मेंबर थे वो। तो उनकी वो इकलौती लड़की थी, 3 शादियों में एक उनके वो लड़की हुई थी और 2 मेरे मामा लोग थे। तो मेरी मम्मी ने बंदूक चलाना, घुड़सवारी करना, ये सब बचपन में सीखा, क्योंकि उनका गांव मुरैना के थोड़े ऐसे अंदर के क्षेत्र में था जहाँ सड़क नहीं थी, और सड़क तक आने के लिए घोड़े या बैलगाड़ी पे आना पड़ता था। तो हमारे पापा चूंकि बहुत पढ़े लिखे और मुरैना जिले के कुछ गिने चुने LLM लोगों में से थे, तो
उनको इस तरह का एक्सपोजर नहीं था। तो वो जब मम्मी को शादी के बाद लाते थे तो वो बैलगाड़ी में आते थे और मम्मी घोड़े पे जाना हम लोग घोड़े पे बैठा के लाते थे। हम विजयनगर में भी 80 में आ गए थे। अच्छा। तो आप तो चूंकि यहीं रहे हैं तो आपको पता है कि इस तरह के कैसा एरिया था उन दिनों। तो पापा जब दौरे पे जाते थे तो मम्मी हमारी रोज एक फायर करके फिर हम लोग सोते थे गोली चला के, क्योंकि इधर कुछ था ही नहीं कुछ उस भी नहीं समय। था। तो मम्मी में एक निडरता और एक साहस और एक निर्णय लेने की क्षमता, ये चीजें हैं। हालांकि वो उस समय के हिसाब से मतलब शैक्षणिक योग्यता उनकी उतनी ही है जितनी उस समय में हुआ करती थी, साक्षर नहीं केवल वो। तो वो उससे वो बहुत, और उनका यही जो वो है विल पावर उनकी बहुत स्ट्रांग है। अगर जैसे उन्होंने सोच लिया, जैसे मेरी बेटी जो आपके पास आती है, अब उसके बारे में जैसे उन्होंने सोच लिया कि वो हाईकोर्ट जज बनेगी, अब हम लोग उनसे कैसे ही कहते रहे कि वो कैसे बनेगी मम्मी, कैसे होगा उसका ये, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, जो उन्हें ठल लिया बस वो बनेगी वो। ऐसे ही उनका मेरे साथ था। तो बस तो उनकी विल पावर से ही सब काम हो जाता है, उनकी बहुत स्ट्रांग विल पावर है। तो उससे मैंने सीखा। तो जब हमने ये निर्णय, मतलब मैंने जब ये सोचा पहली बार कि देखो मम्मी कितनी अच्छी लगती है, मुझे भी ऐसे ही होना चाहिए, तो वो इससे सबसे ज्यादा खुश थी। और चूंकि मेरे फादर के फ्रेंड्स काफी पुलिस में ठहरे थे, तो वो कई बार कहते भी थे कि लड़की के लिए बहुत मुश्किल होगा, तुम क्या तो रही हो, कैसे फैमिली चलेगी, कैसे इतनी टफ नौकरी है पुलिस की, कैसे करेगी। लेकिन मम्मी मेरे साथ हमेशा थी। और जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं डिप्टी कलेक्टर नहीं ज्वाइन करूंगी और मैं पुलिस की नौकरी ज्वाइन करूंगी, तो उन्होंने मेरे को पैसे दिए, बोले पापा आएंगे तब आ जाएंगे, तुम वर्दी बनने लगा। क्योंकि हमारे दोस्त बाकी जो हमारे साथ लोग सिलेक्ट हुए थे वो वर्दी बनने जा रहे थे, तो वो घर पे आए थे, पूछा तुम चलोगी? तो हमने कहा कि अच्छा हम चलेंगे, नहीं तो हम क्या बनेंगे। तो गोरखी में कलेक्ट्रेट होती थी ना, तो मैं कभी कभी फादर के साथ जाती थी, तो बड़े गंदे ऐसे ऑफिस अजीब सा लोग चादर वादर बिछा के मेज में ऐसे एसडीएम वगैरह बैठे रहते थे। मैंने कहा ये तो वर्दी पहनेंगे और मैं ऐसे बैठूंगी, मैं तो नहीं बैठूंगी। मैं भी वर्दी पहनूंगी। तो मम्मी मेरे हर डिसीजन में एक साथ थे। जब शादी का मौका आया तो भी मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखो तुम शादी कर तो रही हो, लेकिन पुलिस की नौकरी के साथ बच्चों को पालना और ये सब, तो उन्होंने कहा तुम चिंता नहीं करो, हम करेंगे सब। और उन्होंने उसको निभाया। मेरे दोनों बच्चों की, मेरी बेटी 4 महीने की थी जब मैं मेहराज एसडीओपी होकर चली गई थी, उनके पास ही मेरी बेटी रही। और ऐसे ही मेरा बेटा भी 4 या 5 महीने का रहा होगा जब मैं पिछोर एसडीओपी होकर चली गई। तो इतने छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने परवरिश की, पूरा मेरा घर संभाला, और हर आड़े वक्त में उन्होंने मुझे पूरा संबल और पूरी हिम्मत, हर समय में। कभी ऐसे क्षण भी आए जब हमें लगा कि ऐसा मोड़ आ गया है कि अब पता नहीं हमारी नौकरी बचेगी कि अब क्या होगा। पुलिस में कई बार ऐसा समय आ जाता है, तो वो हमेशा कहती थी करना तब तक धमदारी से करना, नहीं करना तो मत करना, छोड़ देना फिर तुम। और बाकी लोग तो हैं, बच्चे, मेरे दोनों ब्रदर, मेरे हस्बैंड, वो हमेशा राजस्थान रहे, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा कि तुम्हारी कहाँ पोस्टिंग होनी चाहिए या तुम्हें क्या करना चाहिए। तो बाकी सबका योगदान तो नहीं, लेकिन जो एक बेसिक जो मेरे पीछे स्ट्रेंथ बन के खड़ी रही वो हमेशा रही है। अभी भी मैंने उससे घर पे जाके कहा कि वो मैं तो शायद ऑडियो कुछ होगा तो मैं सिविल कपड़े पहन जाऊँ, तुमने कहा नहीं वर्दी पहन जाओ। कुछ ना कुछ तो पहनेंगे, वर्दी पहना तो वर्दी पहनना। मैम आपकी लाइफ में कभी भी कोई फेलियर आया हो तो आपने कैसे उससे डील किया? फेलियर आया, बहुत बड़ा फेलियर आया, शायद आपको पता होगा, पिछले 2-3 साल पहले। तो उसमें अपने आप को लगने लगता है पूरा आपका मेहनत और पूरी आपकी, मतलब मुझे अगर याद करूं कि मैंने क्या किया, तो मैंने तो अपना सब कुछ ही अपनी नौकरी पे दांव पे लगा दिया, दूसरा कोई काम तो कभी किए नहीं। तो फिर मुझे लगता था कि अब इसमें भी अगर मैं फेल हो रही हूँ और ऐसी सिचुएशन भी बन रही है तो मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे इस समय में क्या करना चाहिए। तो एक तो मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे रहे, फैमिली बहुत अच्छी है जिसने मुझे सपोर्ट किया। दूसरा क्या है कि समय जैसा भी हो वो बीत ही जाता है, तो उसके बारे में ना बहुत सारे पहले से बहुत सारी चीजें नहीं सोचनी चाहिए कि अब 1 साल बाद ऐसे होगा ऐसे होगा। ये सोचना चाहिए कि ये जो समय है ये कैसे बीते, और ये बीतने के बाद जो रिजल्ट आएगा फिर उस समय देखेंगे। हो सकता है हम उसको विन ओवर कर लें, हम उसमें से जीत के निकलें, हो सकता है हम उसमें से हार के निकलें, तो वो तो जब पता लगेगा। इस टाइम को कैसे बिताएं। तो जब भी मेरे पास कठिन समय आता है तो मैं और उससे कठिन काम करती हूँ, उसको
को बिताने जहाँ के होता है लिए। कुछ नया हाँ, सीखना। कुछ नया सीखती हूँ जिसमें मेरी और ताकत लग जाए। फिर मैंने जिम ज्वाइन किया, कर लूंगी, वॉक में लंबे लंबे टाइम तक जाऊंगी, बाहर घूमने जाऊंगी, और कुछ कठिन काम कर लो। जैसे मेरे फादर कहा करते थे कि सिर में दर्द हो तो पैर में कील मार लेनी चाहिए, है ना? तो जब सिर में दर्द हो तो दर्द भूल जाओगे आप। सिर का दर्द तो भूल ही जाती है, पैर का दर्द याद रहेगा। तो लेकिन समय निकल जाता है और सब चीज का सॉल्यूशन फिर समय अपने आप कर देता है। राधिका, मैम आपका इतना बिजी शेड्यूल रहता है, तो अभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं सब कुछ अपने एट द एंड फैमिली के लिए कर रही हूँ और उन्हीं को सबसे कम टाइम दे पाती हूँ, तो फिर आप उस चीज को कैसे? देखो, एक तो क्या है, मैंने बहुत चीजें क्लियर रखी हैं कि ना, जब काम नहीं होगा तो मैं ऑफिस में नहीं बैठूंगी। बहुत से लोग केवल दिखाने के लिए ऑफिस में बैठते हैं, लेट आवर्स में अपने सीनियर्स को दिखाने के लिए, बॉसेस को दिखाने के लिए, दिन भर गप्पे मारेंगे, रात में काम करेंगे। तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया। सारी दुनिया बैठी रहे, अगर मेरा काम खत्म हो गया तो मैं घर चली जाती हूँ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। दूसरा, मैं अपने जो काम का समय है उसमें मैं कोई फालतू काम नहीं करती। काम है तो मैं फिर काम ही करती हूँ, उसमें नहीं कि मैं इधर उधर घूम रही हूँ, बातें कर रही हूँ, गप्पे मार रही हूँ, ये नहीं करती, काम करती हूँ, तो मेरे पास टाइम बच जाता है। तीसरा, छुट्टी के दिन अगर बहुत जरूरत ना हो, एकदम मर्डर ही हो गया हो, तो मैं ऑफिस नहीं जाती। फिर मैं वो संडे, मतलब मेरा है फैमिली के साथ, तो है हमेशा से है, जब मेरे बच्चे छोटे थे तब से। कई बार आप विश्वास नहीं करोगे, मैं यूनिफॉर्म पहन के दौड़ गई हूँ, और यूनिफॉर्म पहन के बच्चों के साथ वो छोटा वो ऐसे खेलते थे ना टेनिस, वो खेलती रही हूँ। लोग देखते थे ये देखो यूनिफॉर्म पहन के खेल रही, और वहीं साइड पे कोई पॉइंट आ जाए तो मैं उनको वहीं गनमैन के साथ छोड़ के वहीं से अपना स्पॉट विजिट करके फिर आ जाती थी वहीं। तो उसमें क्या है, तो ऐसे अपने कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि जो टाइम हमारे परिवार का है वो है, उसमें गजर पजर नहीं करनी चाहिए। और जो टाइम हमारा ऑफिस का, लोग क्या, लड़कियां खासतौर से महिलाएं घर में ऑफिस की बात करती है, ऑफिस में घर की बात करती है ना? घर में वो हमेशा कहेंगी हमारे ऑफिस में इतना काम है, ये है, वो है, वो है, और ऑफिस में कहेंगी मेरे घर की बारी नहीं आई। नहीं, तो ऑफिस में ऑफिस का काम करो, घर में घर के काम। तो आपके पास ना टाइम हमेशा रहेगा। दूसरा कि कोई नहीं कह रहा कि आप जिंदगी भर एडिशनल एसपी, सीएसपी ये सब बने रहो। मैं हमेशा, शायद आप अगर देख रहे हैं, तो मैं हमेशा 2-3 साल की पोस्टिंग के बाद एक आध पोस्टिंग ऐसी साइड पोस्टिंग लेती हूँ, जिसमें कि मैं अपने ऊपर भी काम करती हूँ। हमें खुद को भी तो समय देना है, अपने आप पे भी तो थोड़ा काम करना है। कई बार अपन अपना गुस्सा बढ़ा लेते हैं, कई बार अपना पेट बढ़ा लेते हैं, कई बार कोई बीमारी पाल लेते हैं, तो उसको भी तो ठीक करना है फिर। तो 2-3 साल की पोस्टिंग करके फिर एक ऐसी साइड लाइन पोस्टिंग लो जिसमें आपको टाइम लगे। आयुषी, मैम, जो इन्वेस्टिगेशन होती है, तो जैसे आपको ऐसे कभी पता चला आपके आईओ ने इन्वेस्टिगेशन करी है, पूरा तैयार किया है, पूरा रिकॉर्ड ट्रायल कोर्ट में गया है, उसके बाद उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी टेक्निकल रह जाती हैं, अरे भैया, मरते मरते बचे क्या उस- होता है? तो मैम जब एक्विटल हो जाता है जैसे किसी का, तो फिर आपके डिपार्टमेंट में उस एक्विटल का क्या वो रहता है? एक्विटल के आधार पर संबंधित आईओ की विभागीय जांच होती है। नहीं मैम, जैसे कि अगले केस से हम ऐसा नहीं करेंगे, या ये मतलब क्या आप तो निपट ही चुका होता है ना वो तो। नहीं, तो मैम नेक्स्ट और भी तो आते हैं। नहीं, नेक्स्ट आते हैं तो फिर उसके उदाहरण से सीखते हैं लोग। हाँ। देखो, अपने से तो कोई नहीं ऐसा करना चाहता हाँ, कि वो जो है ना कोर्ट में जाके और कोर्ट उसके खिलाफ स्ट्रक्चर पास करे, फिर उसकी ईडी हो, फिर उसकी नौकरी टंग जाए, ऐसा कौन करना चाहता है? ना कोई ये चाहता है कि इतनी मेहनत करके आरोपी पकड़ना आज के जमाने में आसान काम है क्या? इतनी मेहनत करके जिस आरोपी को पकड़ रहे हैं, जिससे पूछताछ करके सब बरामदगी कर रहे हैं, वो छूट जाए। और जिस फरियादी के साथ सबसे ज्यादा टाइम तो आयु ही रहता है, 25 बार वो मौके पर जाता है, 25 बार उसका बयान लिखता है। जिस फरियादी के साथ हमने इतनी मेहनत की है, उस फरियादी के साथ अन्याय हो जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता। लेकिन या तो योग्यता की कमी की वजह से, या किसी टेक्निकल उसकी वजह से कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, है ना? जो हो जाती है तो फिर गुण दोष के आधार पे, जांच के आधार पे उसका निराकरण होता है कि क्या वो किसी लापरवाही के तहत हुई है या कोई टेक्निकली किसी वजह से हुई है। तो मैम उसकी इसके लिए ट्रेनिंग ट्रेनिंग्स, हाँ, ट्रेनिंग्स हमेशा चलती रहती है पुलिस में। अभी भी कल परसों में मेरी भी एक ट्रेनिंग है, इतना 25 साल के बाद भी प्रॉपर्टी एक्ट पे। आजकल ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी होने लगी है, ट्रेनिंग हमेशा चलती है, केस स्टडीज बनती हैं, इस तरह के जो फैसले होते हैं, और फैसलों को पढ़ के विभागीय परिपत्र वगैरह भी समय समय पर जारी होते हैं। दीक्षा,
मैम एक्चुअली add to Simuk's question कि आपने ये करियर चॉइस तब बनाया when even now it is so male dominated in 90s तो ये बहुत ही ज़्यादा सराहनीय बात थी। तो मैम अभी चेंज इतना ये हुआ है कि now women are working but they come home and they engage in household work। तो and also like it has been said कि for women the career clock runs opposite to the biological or the हाँ, personal बिल्कुल, clock। बिल्कुल। तो फिर आपकी क्या एडवाइस है टू दोज यंग वुमेन हु आर एट दैट जंक्चर जहाँ पे दे आर स्ट्रगलिंग एंड दे हैव टू डिसाइड बिटवीन देयर पर्सनल रिस्पांसिबिलिटीज एंड आल्सो देयर प्रोफेशनल कमिटमेंट्स। देखो पहले तो क्या है, ये दोनों चीजों को मिलाओ नहीं। जैसे मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे साथ किया उस वक्त मेरे को तो इतनी समझ नहीं थी, है ना। जो मेरे पेरेंट्स ने किया कि उन्होंने, पहले मैं सर्विस में आ गई, मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, मैं इंडिपेंडेंट एसडीओपी रह रही महीना 2-2.5 साल, उसके बाद मेरी शादी हुई। अच्छा, तो अगर आप किसी नए फील्ड में या किसी ऐसे फील्ड में आप इस्टेब्लिश होना चाहते हो जो बहुत डिमांडिंग है, तो पहले आप उसमें इस्टेब्लिश हो ठीक से मेहनत करके, सिंगल साइड आप अपने आप को रख के फ्री रहते कम से कम, है ना। अगर आपकी शादी नहीं हुई है अच्छा, अगर आपकी शादी हो गई है तो कम से कम शुरू के 2-4-6 साल आप बच्चों की जिम्मेदारी से मुक्त रहो। और अगर आप इस एज के उस मोड़ पे हो कि आप उसको डिले नहीं कर सकते, शादी आपकी 28-29-30 साल में हुई, उसी टाइम में आपकी कोई नौकरी लगी, अब आप उसको आप लेट नहीं कर सकते, तो आप वो शुरू के समय में आप कुछ ऐसा अपना चार्ज या कुछ ऐसा आप काम ले लो कि जिसमें आपके पास समय। हमारी एक ऑफिसर अपनी शुरुआती सर्विस में 10 साल सीबीआई डेपुटेशन में रही और अब वो बहुत एक बड़े जोन की आईजी हैं। शुरू में क्यों चली गई? क्योंकि उनके ट्विंस बच्चे थे, उनको शुरू में अपने बच्चों को देखना था, बाद में वो आ गई। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपनी फैमिली और अपना करियर कैसे प्लान करते हो, लेकिन प्रॉपर प्लान जरूर करो, हवड़ तवड़ ना करो। हमारे पुलिस में भी अब क्योंकि बहुत लड़कियां आने लगी, 30% तो इंस्पेक्टर तक रिजर्वेशन भी हो गया, तो अब वो अचानक से एक दिन बैठ के और रोने बैठ जाती हैं, मैडम बच्चा 4 महीने का है, ड्यूटी वहाँ लग गई, ये हो गया। भाई ना तो एक दिन में बच्चा आया, ना एक दिन में नौकरी आई, तो आपने 10-12 महीने बैठ के क्यों नहीं प्लान किया कि ऐसा भी होगा और नौकरी ऐसी है, अब मुझे इसको कैसे करना है। तो आपको दोनों चीज़ों को प्रॉपर तरीके से प्लान करना पड़ेगा। और दूसरा, जैसे जो हम लोग मेड वगैरह एक अपना सपोर्ट सिस्टम चुनते हैं, वो तो ठीक ही है। हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा नीडी व्यक्ति होता है, चाहे उसको अलग तरह की नीड हो, फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, कैसी भी उसकी नीड हो, आप उसको आइडेंटिफाई करो और आप ऐसा अपना एक सपोर्ट सिस्टम खुद तैयार करो। उनको आपसे क्या चाहिए वो आप उनको दो, फिर आपको उनसे क्या चाहिए वो आपको देंगे। थोड़े से उदार बनो, अपने आप को लोगों के हिसाब से ढालना सीखो, उनके हिसाब से घर को खुद को एकोमोडेट करना सीखो, उनके ऊपर खर्च करना सीखो, उनकी ज़रूरतें पूरी करना सीखो। तो आप अपना खुद का एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप करो, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको परिवार चलाने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता है जो हर हाल में आपके साथ खड़ा है। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके ऐसा एक सपोर्ट सिस्टम अपना तैयार करो। थैंक यू। मैम मेरा क्वेश्चन है कि मतलब हम कुछ भी काम करते हैं, मतलब एक सेंस ऑफ फियर अंदर रहता है कि मतलब नहीं, आप लोग ना मेरे जवाब से भी सहमत हो जा रहे हो। हाँ। नहीं हो तो पूछो ना उसमें। नहीं अभी फर्स्ट राउंड में ये रखा है कि 1 क्वेश्चन एक ही question, अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम रिपीट करेंगे। मैम मेरा क्वेश्चन है, मतलब हम कुछ भी काम करते हैं तो एक सेंस ऑफ फियर रहता है, तो मतलब आपका इतना चैलेंजिंग काम है तो कहीं ना कहीं को अंदर दिमाग में एक फियर तो रहता होगा कि अगर गलती से ये हो गया या फिर ये हो गया तो मतलब उसको कैसे काउंटर करेंगे। मतलब देखो, सेंस ऑफ फियर तो होना नहीं चाहिए कभी भी जीवन में, क्योंकि ना इस संसार में ऐसा क्या है जिसे हम नहीं खोएंगे। सभी कुछ तो खोने के लिए है, जब जीवन ही खोने के लिए है, बताओ। अभी तो मैं ही जा रही हूँ घर, मेरा एक एक्सीडेंट हो जाए फिर क्या होगा? तो क्या है ऐसा जो हमारे पास हमेशा रहने वाला है? तो डर किस चीज का है? किस चीज का डर है बताओ? नौकरी जाने का डर है, तो कभी भी जिया नहीं जा सकती है तो नौकरी क्या है ना। तो ऐसा फियर वियर कभी लाइफ में होना नहीं चाहिए। और मुझे तो मतलब ना पता नहीं कि ईश्वर पद्धत कह लो या कुछ कह लो, है ना, ऐसा कभी लगता नहीं है। फियर तभी होता है जब हम अपने आत्मा को मार के और अपने एथिक्स के खिलाफ कोई काम करते हैं, तभी एक फियर आता है अंदर से। अदरवाइज अगर हम अंदर से सच्चे हैं, सही के साथ में खड़े हैं, जो हम ये नहीं कह रहे कि हम बड़े कोई कानून के ज्ञाता हैं कि हर समय सही है, लेकिन हमारी जो प्रोफेशनल जितनी नॉलेज है, जितना हमको ज्ञान है, हो सकता है कोई चीज़ हमारी नॉलेज में कम हो, बार दोबारा पढ़े कि आधी गलती हो गई,
तो हो गई, हमने इंटेंशनली तो की नहीं। तो अगर हम अपने अंदर सही हैं और सही के साथ में खड़े हैं, सही काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, तो फिर किस चीज का फियर है भी? सब कुछ सही करते समय भी तो कुछ भी हो सकता है। आजकल के बच्चों को है, मेरे बेटे को भी है, तुम जो कह रहे हो तुमको होगा जरूर। हाँ है, मेरे बेटे को भी है, वो हमेशा टेस्ट में नंबर ला रहा है, फिर कहता है कि वो मुझे लगा कि गलत ना हो जाए। अरे यार तो हो जाए, गलत तो हो जाएगा। IIT में नहीं होगा तो इतने सारे प्राइवेट कॉलेज भी तो है, उनमें किसी में हो जाएंगे एडमिशन, उसमें क्या है। तो ऐसे ना फियर, आपको जब भी फियर फील हो तो उसके कारणों पे विचार करना चाहिए कि ये मुझे क्यों हो रहा है, सोचना चाहिए। और हो रहा है तो मुझे किस कारण से हो रहा है? क्या मेरी नॉलेज में कमी है इसलिए हो रहा है? क्या मुझे ये काम आता नहीं है इसलिए हो रहा है? क्या मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ इसलिए हो रहा है ना? तो फिर हमें किस चीज से फियर हो रहा है उसको दूर कर लो। अगर नॉलेज में कमी है तो पढ़ लो, गलत कर रहे किसी से पूछ लो, नहीं पढ़ पा रहे हो तो इतने सारे एक्सपर्टीज है आजकल, है ना। मेरे फादर कहते थे कि मैंने हमेशा उस पर अमल किया कि जिसको लग रहा है कि हमें छुपाना पड़ेगा तो उसको करो मत, और हो ही गया है तो फिर छुपाओ मत, तो उसका सामना करो, उसको फेस करो, है ना। मैम आई वांट टू आस्क कि जब कोरोना का जो टाइम था, जब स्टार्टिंग में जब आया ही एंड तो उस टाइम जैसे आपको यू हैव टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग, तो उसके साथ पब्लिक की भी सेफ्टी और आपके डिपार्टमेंट के अंदर का जो मैनेजमेंट यू हैव टू सी दैट आल्सो, तो वो चीज कैसे मैनेज हुई? बहुत कठिन था वो, है ना, बहुत ही कठिन था। हमने क्या किया था कि जैसे मैंने तो ना, हमारे घर में ऊपर नीचे 2 पोर्शन है, तो मेरी मदर डायबिटिक है और मेरे बच्चे दोनों छोटे थे, बेटी तब 10th में थी शायद, बेटा 8th में था। तो मैंने नीचे के पोर्शन में अपने आप को शिफ्ट कर दिया था, ऊपर में जाती नहीं थी उनके पास। मेरा खाना वाना सब नीचे आ जाता था और वैसे वीडियो कॉल पर बात कर लेती थी या बालकनी में खड़े होकर देख लेती थी उनको। तो ऐसा हमने 1.5-2 महीने ऐसे किया कि हम ऊपर गई थी, क्योंकि और उनका तो कोई एक्सपोजर था नहीं। तो ये बात हो गई, तो ऐसे तो हमने फैमिली सेव कर दी। अब आई हमारी खुद की सेफ्टी की बात, तो जितना जो प्रिकॉशन लेना था, जो वैक्सीनेशन वगैरह बाद में आया वो था, मास्क वास्क लगाते थे, और ऑफिस में ऐसे प्लास्टिक का और ये सब आपने देखा होगा, कांच वांच के वो लगा लिए गए थे। लेकिन फिर भी ऐसे मौके कई बार आ जाते थे, जैसे जेएस में उधम हो गया, अब भीड़ में घुसना ही है, हॉस्पिटल में कुछ हो गया तो अब जाना ही है, उसमें क्या कितना मास्क करेगा, क्या ग्लव्स करेंगे, क्या वो करेंगे, करते थे भगवान का नाम लेके फिर लेकिन हाँ, सच में वो समय बहुत कठिन था। दूसरा सबसे ज्यादा कठिन समय वो था जब मजदूर लोग जा रहे थे अपने गाँव में, और उनके पैरों में छाले होते थे, लोग भूखे प्यासे होते थे। फिर हम ग्वालियर पुलिस ने, सभी लोगों ने मिलके सबकी गाड़ियों में फूड पैकेट्स, चप्पलें और ORS और पानी की बोतलें, ये सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में रखते थे, जहाँ भी जो कोई मिले उसको देते थे, करते थे। तो बिल्कुल एक अलग तरह का समय था ये, तो इसको किया। मैम इतने साल सर्विस में आपने मतलब अपने यंग समय से लेकर अभी, अब आप तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी आप देख रहे हो, आपने क्या परिवर्तन देखा है अपने समय के यंग लोगों में और आज के समय के यंग लोगों में? देखो, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। उस आपके लोगों में क्या नॉलेज बहुत है और इंटेलिजेंट बहुत है, उनके पास चीज़ों को जानने के और चीज़ों को करने के भी तरीके बहुत हैं, मतलब उन्हें अपनी क्षमताएं सब पता है, सब चीज़ें। लेकिन एक जो कमिटमेंट जो उस समय था लोगों के अंदर, वो कमिटमेंट पे मैं कभी देखती हूँ। चीज़ों को कैजुअली लेने का या कैजुअली देखने का एक दौर शुरू हुआ है। तो मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं समाज में ही है, पुलिस में क्या है ना, समाज में ही है। अभी हम लोग अभी ये प्रेसिडेंट ड्यूटी में थे, तो हमारे PTS दिखा के रखे हुए थे। वो अभी एक बार ड्यूटी करने तो बालाघाट गए थे, वो शेडोल गए थे प्राइम मिनिस्टर विजिट में, एक ड्यूटी उन्होंने यहाँ की। तो वो थोड़ी देर बाद उनके 3-4 बजे तक मैसेज आने लगे कि हम लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। तो मुझे बहुत खराब लगा। फिर मैंने उन लोगों को ये कहा कि इतना समय से खाना खाना है तो अभी भी छोड़ जाओ नौकरी, कोई और दूसरा काम कर लो, खाना तो अभी 1-1 महीना नहीं मिलेगा। तो उनको समझ में नहीं आया कि 1-1 महीना खाना नहीं मिलेगा, ये कैसा समय आएगा। तो मैंने उनको बताया कि हम लोग जब AD करते थे, एंटी डकैती मूवमेंट्स में जाते थे, सर्चिंग पार्टियां लेके जंगलों में सर्चिंग करने जाए, तो
हमारे पास 15-15 दिन तक के लिए केवल सत्तू और भुना हुआ चना और इस तरह की चीजें होती थी। कितना खाना लेके चलेंगे जंगल में अपने पिट्ठू बैग में डाल के, कैसे करेंगे? है ना, गांव से मंगा के खा नहीं सकते, पता नहीं कौन कैसा व्यक्ति है पुलिस के साथ क्या कर जाए, क्या कर दे। तो और उस समय तो ना तो इतनी सड़कें थी, ना जगह जगह इतने साधन थे, ना मोबाइल फोन थे। तो एक जो अंदर से मतलब सब कुछ अच्छा है, पढ़ बहुत रहे हो, इंटेलिजेंट बहुत हो, मेहनती बहुत हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को लेके एक जो कमिटमेंट होना चाहिए, एक बाकी चीजों को सबको त्याग के और केवल एक ही लक्ष्य के प्रति जो अपना समर्पण होना चाहिए, जो डेडिकेशन होना चाहिए, उसमें मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ थोड़ी बहुत कमी कहीं देख रही हूँ। बाकी कई चीजों में आगे भी है, कई काम कई चीजें बहुत अच्छी भी कर रहे हैं, अपने भविष्य को लेके बहुत सतर्क हैं, सजग हैं, अपने अधिकारों को लेके बहुत सतर्क हैं, सजग हैं, है ना। अभी जैसे मैं अपने घर की बात लूँ, जैसे मुझे ऐसा कभी याद नहीं है कि कोई दिन ऐसा हो कि मैंने पढ़ा ना हो, तो अपना होश संभालने से लेके, है ना। और बच्चों की छुट्टियां हैं तो वो छुट्टी ही है यार, ऐसी कैसी छुट्टी है कि तुम कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो, मतलब कोर्स का नहीं पढ़ रहे हो, कुछ और पढ़ लो, कुछ अपनी वीकनेस है वो ठीक कर लो, इंग्लिश पढ़ लो, कोई और तुम्हें जो एक्ट अच्छे समझ में नहीं आता उसको पढ़ लो, कुछ और कर लो, कोई नॉवेल पढ़ लो, कॉमिक्स पढ़ लो, कुछ पढ़ लो कुछ तो कर लो। तो ये मुझे थोड़ा सा ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, या जिन लोगों को मैंने देखा उनके अंदर हूँ। हम लोग क्या, हमारी जनरेशन, आपकी शायद हमारी जनरेशन के पास संसाधन कम थे, तो बहुत फोकस थी, मतलब उसको जो करना था तो वही करना था। उसको मालूम था कि मैं पूरे जी जान से जुट के अगर इसमें नहीं लगूंगा तो मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। दूसरे ऑप्शंस नहीं पता थे कि अगर ये नहीं किया तो क्या होगा हमारा, फिर क्या कर पाएंगे हम, पता ही नहीं था। तो इसीलिए बहुत उसको मजबूती के साथ उसमें लगते थे। अब बच्चों को सब चीजें पता है ना, ये नहीं तो ये हो जाएगा, ये नहीं तो ये हो जाएगा। आज भी ऐसी कोई एक बात जो आपको लगता है कि आप हमसे शेयर कर सकते हो, जो हमको याद रखनी चाहिए, जो शायद जीवन में कभी हमारे काम आ जाए? ये तो सारी बातें लाइफ की हुई नहीं, पर जिसको आप एक मोटिव मान के चलते हो या दिमाग में रख के चलते हो कि ये मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे परिस्थिति कैसी बनी रहे, वो एक ऐसी कौन सी बात है? मुझे जो अपने में लगती है कि मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी बनी रहे, वो मुझे लगती है कि ना आपका कोई एक, कहीं ना कहीं आपका कोई एक सिद्धांत होना चाहिए, कोई वैल्यू सिस्टम होना चाहिए कि आप किसी प्रोफेशन में हो, ये ना आप जीवन में भी हो, धरती पे भी हो, तो आप किसके लिए हो, क्या आपका वैल्यू सिस्टम है, क्या आपका सिद्धांत है, किस लिए हो आप। और उस फिर कुछ भी हो जाए फिर हमें उसको नहीं छोड़ना। जैसे मैं अगर हूं पुलिस में तो मैं किसके लिए हूं? मैं हूं उस व्यक्ति के साथ खड़े होने के लिए जिसकी इस दुनिया में अब कोई नहीं सुन रहा है, जो मुझे लगता है, जो एक आदमी सब तरह से निराश होकर आया है उसकी सुनने के लिए हूं मैं। अब उसकी बात न सुनते हुए या उसकी मदद न करते हुए मैं अपने किसी तात्कालिक फायदे के लिए, किसी को खुश करने के लिए, कोई कंफर्ट, नींद ही आ रही है मुझे, अब मैं तेरी बात सुबह सुनूंगी, अभी तो सोना नहीं है, या मुझे खाना खाने जाना है, अभी तो मैं जा रही हूँ 5 बजे आना, तो ये मुझे लगता है ये मैं नहीं कर सकती। और ये हर प्रोफेशन में होना चाहिए। ये हम इंसान है, अगर हमारे अंदर इंसानियत है, विवेक बुद्धि ईश्वर ने दी है, तो हमारा कोई वैल्यू सिस्टम होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने कंफर्ट के लिए कभी भी कुछ भी करते रहे। कहीं तो हमें स्टैंड लेना चाहिए, कहीं तो हमें खड़े होना चाहिए कि हम यहाँ हैं, अब यहाँ से नहीं हम हटेंगे, भले अब कुछ भी हो, या हम इसके साथ हैं, हम इससे नहीं हटेंगे, अब भले कुछ भी हो। अब जैसे कई बार हम लोग ऐसे केसेस देखते हैं कि हम जान रहे हैं कि इस केस में ये कितना घृणित करते हैं या कितना ऐसा करते हैं। अब कौन मतलब ऐसा सोचेगा कि हम इसकी साइड से पैरवी करें? क्यों करेगा कोई? कहीं तो कोई तो लिमिट तय कर लो। या कोई पुलिस ऑफिसर अपने किसी कंफर्ट के लिए किसी गलत चीज का साथ कब तक देगा? कहीं तो कोई एक लिमिट तय कर लो, कहीं तो कुछ कर लो। तो हमें अपना एक वैल्यू सिस्टम बनाना चाहिए और अपने उस वैल्यू सिस्टम के साथ खड़े होना चाहिए। दुनिया में सिर्फ अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छी पार्टी, ये सब कुछ नहीं है, है ना? इसके लिए लोग नहीं जाने जाते।
या ये देने के लिए हम समाज में नहीं हैं। मुझे लगता है कि हमने जो समाज से लिया है उसके बदले में हम समाज को कितना लौटा रहे हैं, हम लोगों के लिए हम क्या कर पा रहे हैं, हम जिसलिए हैं। अदालत थाने के अंदर एक पुलिस अफसर बैठा है तो वो किसके लिए बैठा है, और अगर एक लॉयर कोर्ट के अंदर खड़ा है तो वो किसके लिए खड़ा है, एक टीचर अगर क्लासरूम में खड़ा है तो वो किसके लिए खड़ा है। एक चीज एक अपने लिए फिक्स करनी चाहिए, ये मुझे लगता है। किसी को और कुछ? मैम लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको कैसा लगा आगे यहाँ पे? मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत सी चीजें अपने अंदर भी जानने का अवसर मिला। जो आपने अपने प्रश्न पूछे वो उत्तर मैंने आपको ही नहीं दिए, वो मैंने अपने आप को ही दिए। अभी हमने कोशिश ये की है कि हम 1 घंटे का ही रखें, क्योंकि आप भी बिजी, सभी लोग जो आते हैं वो बिजी होते हैं। इससे ज्यादा बातें करना फिर बोर भी हो जाएंगे। इससे ज्यादा क्या? कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगता है कि हमें इस जो हमने तरीका बनाया है उसमें डालनी चाहिए, या जिससे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी? इसका अगर कुछ ऐसे हो जाए जैसे आप लोगों के जो फ्रेंड्स वगैरह है ना वो भी अगर कनेक्ट हो जाए, वो थोड़ा सा और आज वो कुछ ये अपने क्वेश्चंस जो लोग सुन रहे हैं, जब हम इसको लाइव कर रहे हैं तो फिर ये लाइव ही हो जाए, नहीं रिकॉर्डेड है एक्चुअली, है इसको ना? हम बाद में अपलोड तो करेंगे। जो मान लो अगर अभी इसमें फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, कहीं और है, किसी वजह से आपके साथ ही कोई बाहर है, कुछ है, तो वो जुड़ सकते हैं, तो उनको भी जुड़ जाना चाहिए, है ना। और थोड़ा ये वैसा होना चाहिए और अच्छा डायलॉग होना चाहिए इसमें, मतलब ये बाध्यता कि एक प्रश्न पूछेंगे उसके बाद चुप रह जाएंगे, फिर इतने क्वेश्चन पूछते हैं कि एक ही व्यक्ति 10 क्वेश्चन पूछ लेता है, नहीं, तो बाकी भी थोड़ा सा रहता है। कन्वर्सेशन होना चाहिए। जैसे कहीं लग रहा है कि इसके ये बात अभी क्लियर नहीं हुई पूरी, या इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहिए, तो थोड़ा सा और इसमें कन्वर्सेशन होना चाहिए, जैसे पीएससी का इंटरव्यू टाइप। मेरे ख्याल से ये शायद आपको देख के थोड़ा इंटिमिडेट भी हो गए बच्चे, उनको समझ में नहीं आए क्वेश्चन शुरू कर। नहीं, लेकिन ये नहीं, अच्छा है। एक्चुअली हमारा पिछला सेशन कुछ 1-2 और मैंने सेशन ये पहली बार आपके ऑफिस में ही देख रही हूँ मैं, हमारे बहुत से लॉयर फ्रेंड हैं, तो इसे close बन कर देना। जाना। तो मैं आपके